Welcome to College Tutor. Today we'll take up a new topic that is Employee Provident Fund Act 1952. As the act says, नाम से ही पता लग रहा है, it came into existence in 1952. ये एक्ट हमारा सबसे पहले आया, ये स्टार्ट हुआ 1952 में एज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट. सो ये एक्ट बेसिकली बना एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ताकि उनको जब भी पैसों की ज़रूरत हो आफ्टर सम टाइम वो अपने अकाउंट से निकाल सके. अकाउंट क्या चीज़ है? वही स्कीम जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ कुछ अपना सैलरी का कंट्रीब्यूट करते हैं. सो बेसिकली ये जो अकाउंट बनता है, या आप कह सकते हैं ये जो डिपॉजिट होता है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट. सो ये जो एक्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये एडमिनिस्ट्रेट होता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के अंडर. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ है. इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए ये बनी है, उनके वेलफेयर के लिए बनी है. अंडर दिस स्कीम बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट देयर पार्ट, बट होल ऑफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर. सो दोनों का पार्ट आता है. जैसे आपने देखा होगा कि कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कहते हैं कि अरे EPF कट के हमें इतनी सैलरी मिलती है, यानी कि EPF कटता है, एम्प्लॉयर ही काटता है उसमें से, और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी अमाउंट का, वही अमाउंट, सेम अमाउंट वो अपनी तरफ से भी डिपॉजिट कराता है. तो ये टोटल अमाउंट डिपॉजिट होता है बाय एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर डिडक्टेड द एम्प्लॉय शेयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, जो मैंने अभी आपको बताया. देन इंटरेस्ट अर्न ऑल्सो क्रेडिटेड टू PF अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होता है वो अर्न करते हैं उस अमाउंट पर जो कि एम्प्लॉयर उनके में डालता है, उनको का इंटरेस्ट मिलता है टाइम टू टाइम. और ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जितना भी लास्ट, यानी कि लम सम अमाउंट होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, लम सम अमाउंट जो होता है, ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को. इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो ये होल ऑफ इंडिया में है EPF, और ये उन फैक्ट्रीज़ के, मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ ही इसमें इंक्लूडेड होती ही हैं. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो वो फैक्ट्रीज़ जो कि इंगेज हैं किसी भी इंडस्ट्री में जो कि शेड्यूल्ड 1 के अंडर स्पेसिफाई की गई है, और उस शेड्यूल 1 के अंदर बोला गया है कि ये ऑब्लिगेटरी है कि जो एम्प्लॉय करेगा 20 और मोर पर्सनस को अपनी फर्म में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, तो उनको ऑब्लिगेशन है कि वो उनको EPF बनाना ही होगा. अगर हम बात करें 7,000 करोड़ प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं आज के टाइम में, उन्होंने EPF खुलवाया हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट बहुत साथ देती है इस चीज़ का, ताकि EPF खुले और एम्प्लॉयज़ को कभी भी कोई दिक्कत ना हो. उनकी वेलफेयर स्कीम है तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है ये चीज़. तो यहाँ पर और एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी है वो देखते हैं. एस्टैब्लिशमेंट्स, बेसिकली वो सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, वो सारी फर्म्स जो एम्प्लॉय करते हैं 20 और मोर पर्सनस और एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही स्पेसिफाई किया गया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके स्पेसिफिकली नाम स्पेसिफाई किए गए हैं. उनमें मेंशन है कि 20 या 20 से ज़्यादा अगर आप पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये ऑब्लिगेटरी है कि आपको EPF अकाउंट बनाना होगा अपने एम्प्लॉयज़ का. एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हो सकती हैं कई एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनमें 20 से कम एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो उन फर्म्स के लिए भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि भाई वो तो, उनको तो EPF खोलना ही होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को तो टाल नहीं सकते हैं. तो इवन लेस देन 20% भी हुआ तब भी उन एस्टैब्लिशमेंट्स को EPF अकाउंट अपने एम्प्लॉयज़ का खोलना होगा. देन विल कम टू एवरी एम्प्लॉय वेजेस अप टू 6,500 पर मंथ शैल बी एलिजिबल. यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं उनके 6,500 पर मंथ के वो एलिजिबल होते हैं. तो ये कुछ एप्लीकेबिलिटी थी. अब बेनिफिट्स की बात आ जाती है तो EPF को क्यों इतना, अरे हम इतना पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इतना 7,000 करोड़ से ज़्यादा EPF खुलते हैं, क्या ऐसा क्या है? तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया हैं. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपका अकाउंट EPF के साथ है तो आपकी टैक्स फ्री सेविंग्स हैं. अंडर सेक्शन 80C IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, अगर आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से कुछ भी अपना अमाउंट विड्रॉन नहीं कराते हैं 5 ईयर्स तक, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स चल सकता है लेकिन अप टू 5 ईयर्स तक भी नहीं कराते हैं, तो आपको बिल्कुल टैक्स फ्री मिलता है और इंटरेस्ट मिलता है 8%. तो बढ़िया रहता है. अगर आपका EPF अकाउंट है तो आपकी जो सेविंग्स होती हैं बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं, उसमें टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट, और इंटरेस्ट मिलता है 8%.
सेकेंड है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एक फुल EPF मिलता है। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर आपकी मिनिमम सर्विस 10 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इमरजेंसीज। अब आपको पता है कोई भी इमरजेंसीज आ जाती है, लाइफ अनसर्टेन है, तो अगर कोई इमरजेंसीज आ जाती है तो EPF से आप एम्प्लॉय अपना पैसा निकाल सकता है, चाहे वो डेथ हो, मैरिज हो, हाउस कंसल्टेंसी के लिए हो, होम लोन चाहिए हो, तो वो EPF की मदद ले सकता है। लॉस ऑफ इनकम, अगर आपका एम्प्लॉय 2 महीने या उससे ज़्यादा जॉबलेस है, तो ये ध्यान रखिएगा 2 मंथ्स से ज़्यादा, 2 मंथ्स या 2 मंथ से ज़्यादा अगर वो लॉस होता है उसका इनकम का, वो जॉबलेस है, पैसा नहीं है, कोई इनकम नहीं हो रही है, तो वो EPF में से EPF अपना अकाउंट पैसा निकाल सकता है। तो बहुत बढ़िया लाभ है ये। नेक्स्ट चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। अगर एम्प्लॉय की सडन डेथ हो जाती है तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा है। तो फैमिली को जो डेथ की सडन डेथ हो जाए, अगर कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ हो जाए, एकदम अनसर्टेन सा कुछ हो जाए, तो फैमिलीज़ को रिलीफ मिलता है। उसकी लाइफ इंश्योरेंस की तरह EPF एम्प्लॉय की काम करती है। यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस नेक्स्ट बेनिफिट। यूनिवर्सल एक्सेस में ये चीज़ बाद में थोड़ी सी ऐड हुई थी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है एम्प्लॉयज़ का। तो एम्प्लॉयज़ अपने जो EPF अकाउंट हैं वो पुराने एम्प्लॉयर से, जब वो जॉब चेंज करते हैं तो पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर से बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ओल्ड एम्प्लॉयर से EPF ट्रांसफ़र हो सकता है न्यू एम्प्लॉयर पर, बिल्कुल हैज़ल फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेनिफिट है इसका कि इसका यूनिवर्सल एक्सेस है, तो शिफ्टिंग करने में, ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो काफ़ी सारे आपको कहीं हो सकता है आपको कई साइट्स पर थोड़े से और प्रोविडेंट फंड्स मिल सकते हैं, बट ये 4 जो टाइप्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। SPF हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर रजिस्टर्ड है, कवर्ड है उसके अंदर, और इसको हम गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। तो वो एम्प्लॉय जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, 7 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। दूसरी चीज़ आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो आई होप आपने ये ज़रूर सुना होगा। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के अंडर कवर्ड है, इसके अंदर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर एम्प्लॉय अपना जो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो चॉइस है। सो कैन इन्वेस्ट इन PF वेदर एम्प्लॉय और नॉट। सो अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो भी आप इस PF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मिनिमम 500 होती है और मैक्सिमम 1,50,000 होती है, जिस पर आपको 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। सो आई शुड रिपीट दिस पॉइंट अगेन, दिस इज PPF. If you're an employee, you can invest in PPF. If you're not an employee, you can still invest in PPF. And you have a minimum contribution as 500 and maximum as 1,50,000, जिस पर आपको 8% इंटरेस्ट पर एनम के बेसिस पर मिलता है। Recognized Provident Fund RPF, this is registered under Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. The person employs 20, जैसे हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको ऑब्लिगेटरी है कि आपको रजिस्टर करना ही करना है। और अगर आपके लेस देन एम्प्लॉयज़ और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि आपके 20 से एम्प्लॉयज़ कम हैं, फिर भी आपको रजिस्टर कराना है, तो भी आपके लिए ऑब्लिगेटरी होगा। बट इफ़ आपके लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी चॉइस है कि आप कराना चाहें RPF अपने एम्प्लॉयज़ का, तो आप करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कहती है तो आपके लिए ऑब्लिगेटरी होगा ही हो। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक ही स्टैब्लिश में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर बना रहे हैं, तो ये रिकग्नाइज नहीं होता है, ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आ जाता है। तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू hit a like button, share it with your friends, and do subscribe to our channel College Tutor. Thank you for watching.